90 करोड़ हिंदुओं ने जो पाप किया है, जो रोज करते हैं, जो रोज करने की इजाजत दे रहे हैं, उसकी हम कभी चिंता नहीं करते, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करते। हम इस पार्टी को जिम्मेदार, उस पार्टी को जिम्मेदार बता करके हाथ झाड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि कोई पार्टी राष्ट्र से ज्यादा बड़ी है, 90 करोड़ हिंदुओं से ज्यादा बड़ी है। इन 70 सालों में भी पिछले 20-25 साल का लेखा जोखा आप लें, समाज में किसी संगठन ने, किसी विश्वविद्यालय में, किसी मठ मंदिर से, गिनती में हमारे पास कोई कमी नहीं है, धनाढ्य लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कोई विषय ऐसा नहीं उठाया, और उठाएंगे भी तो कोशिश करेंगे सरकार की जिम्मेदारी है। दुनिया में सरकारें राष्ट्र नहीं चलाती हैं, देश चलाती हैं। लेकिन हम अपनी सरकार से कहते हैं कि आप राष्ट्र भी चलाइए, और उस राष्ट्र में जो 90% लोग हैं वो इतने डरपोक हैं कि राज्य सरकारें यानी स्टेट आपकी आस्थाओं और परंपराओं की भी परिभाषा तय करने लगती है। इस पे कोई आंदोलन नहीं होता। हम जन जागरण की बात करते हैं, आपकी खामोशी और चुप्पी के कारण हर सरकार ने सनातनी हिंदू को इस्तेमाल किया। सनातनी हिंदू इस्तेमाल इसलिए हुआ कि हमारे अपने बीच में से कुछ लोग बिक गए, और बिकने के बाद उधर से इधर आ गए। इन 70 सालों में हमने पिछले 20-25 साल में जो जघन्य अपराध किए, चाहे पार्लियामेंट में हुए या पार्लियामेंट के बाहर हुए, हमने मान लिया कि जो सत्ता में बैठे हैं बस वही हमारा सब कुछ भाग्य विधाता हैं। इसलिए हम कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उस भाग्य विधाता को थोड़ी नाराजगी हो जाए। सरकार बनती है, बना दी आपने 5 साल में, पहले भी थी और आज भी थी। लेकिन आज आपको लगता है कि सरकार थोड़ा हमारे नजदीक है, तो आप 900 साल का बदला 5 साल में लेना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपके शहर में एक एमएलए है, उसे उर्दू और फ्रेंच भाषा ज्यादा आती है। उसे फ्रांस में क्या कानून बना है इसकी बड़ी चिंता रहती है। भारत सरकार फ्रांस से राफेल खरीदती है, राफेल के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन फ्रांस ने इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ जो कानून बना है वो फ्री में मिल रहा है, लेकिन सरकार नहीं खरीद रही, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। पिछले 20-25 सालों में जो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, उनकी चुप्पी शामिल है, और हिंदू संगठनों का तो कहना ही क्या है। हर गली में एक संगठन मिलेगा आपको, हर गली में मिलेगा, और इतनी चीजों की बचाने की कोशिश हो रही है लेकिन कुछ बच नहीं रहा। या तो हम खोखले हैं या संगठन बना के सिर्फ दुकान चला रहे हैं, और हम वो बात नहीं कहना चाहते जिससे सत्ता नाराज हो जाए। आपको अपनों को भी नाराज करना पड़ेगा अगर सच मानो में आप राष्ट्र के प्रति गंभीर हैं तो। भारत माता की जय कहने से भारत माता मजबूत हो रही होती तो भाई साहब 90 करोड़ लोगों की आवाज अमेरिका चली जाती है। हम उन बातों के लिए जिम्मेदार हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इस हॉल में मुझे लगता है कि हर आदमी उसकी अपनी एक हैसियत है। ये वो लोग नहीं है जो नेताजी की रैली के अंदर बस में भर के लाए गए हैं। आपको कुछ कुछ चीजें पता हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं पता हैं। कुछ चीजें इतनी दूर तक आपसे छुपाई गई हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। आपके तस्वुर में, इमेजिनेशन में, कल्पना में यह ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सड़क पे क्या हो रहा है,
एक्सप्रेसवे पे क्या हो रहा है। आप रोज कहते तो हैं, फेसबुक पे कुछ डाल देते हैं, लेकिन आपको उसकी यथास्थिति पता ही नहीं है। आपको अपने शत्रु के बोध का ही नहीं है कि हमारा शत्रु है कौन, हमें उससे लड़ना कैसे है। लड़ने के लिए सरकार नहीं है, सरकार का काम नहीं है। 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। 1923 में बनाया, 1956 में फूल वाले चाचा ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। उन्नीस में जिन लोगों ने 1984 में दिल्ली की सड़कों पर 3,500 सनातनी परिवार के बड़े बेटे, जिन्हें हम सरदारों के नाम से जानते हैं, जिनका एक तरफा कत्लेआम हुआ, उसके बदले में 1985 में राजीव गांधी ने वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर एक जघन्य अपराध करके बड़ा अमेंडमेंट कर दिया। हम सब सो रहे हैं। आपका दुश्मन जानता है कितनी कीमत लेनी है, कब लेनी है, और लेने के बाद खामोश हो जाना है। इसलिए हमारे यहां गैर जरूरी बहसें, बेमतलब के मुद्दों के ऊपर बड़ी हमारे यहां चर्चा होती है। जिन मुद्दों से हमारा अस्तित्व खतरे में है, उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। और कभी कभी कोई बता भी दे तो लोग कहते हैं, अरे देखिए साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। यानी इतना झूठ अंदर तक चला गया है कि अगर कोई बता भी रहा है तो उसे वेरीफाई करें, उसे चेक करें, रीचेक करें, ये नहीं। लेकिन उनको लगता है कि अगर ये सच मान लिया तो घर जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। उन लोगों ने 1985 में कीमत मांगी, राजीव गांधी ने वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड में दोबारा से अमेंडमेंट कर दिया। वो अपने एजेंडे से 1 मिनट के लिए नहीं हटे। उनको कभी गफलत नहीं हुई इस बात की। उन्होंने अपनी कीमत अपनी हैसियत से 1000 गुना ली। इसलिए उन्हीं लोगों ने 1995 में उस वक्फ प्रॉपर्टी कानून में फिर एक बार तरमीम हुई, अमेंडमेंट हुआ। और आप इस क्रोनोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो 1985 में जब दूसरी बार अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद में एक सरकार बनी, 412 एमपी थे उनके, आधुनिक कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद आया 90 में मंदिर का आंदोलन बहुत तेजी पे था। पूरे देश में भारत माता की जय और मंदिर के बारे में आंदोलन चल रहा था। इसलिए आप देखिए कि हम जिन लोगों को ये समझते हैं ये मूर्ख हैं, आज भी ऐसा लगता है कि 26 करोड़ का ठेका, उनके पढ़ाने का ठेका, उनको इंटेलेक्चुअल बनाने का ठेका, उन्हें इंसान बनाने का ठेका 90 करोड़ लोगों ने ले रखा है। आप अपनों को तो नहीं बना पा रहे हैं, आप दूसरों का ठेका लेकर घूम रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हमें अच्छा लगता है कि देखिए हम अपनी कम दूसरों की चिंता करते हैं। ऐसे महामूर्ख लोग भारत में मिलते हैं। 90 के अंदर पीक पे था आपका मंदिर आंदोलन, और 91 आते मूवमेंट बहुत ऊपर चला गया। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव था किस आंदोलन को कैसे रोका जाए। पीवी नरसिम्हा राव साहब ने हिंदूवादी लोगों से एक मौखिक समझौता कर लिया और कहा कि आप शोर मचाइएगा क्योंकि आपको अपने वोट बैंक का भी ध्यान रखना है। अयोध्या को एक कानून बनाने से पहले उसे उस कानून से बाहर कर दिया, और एक कानून बना भारत के अंदर
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के बारे में 1991 से लेकर 2021 आ गई। कोई पूछना ही नहीं चाहता, कोई जानना ही नहीं चाहता कि यह क्या हो गया है। वो बन गया और फिर आ गया 92 में आपने बाबर के ढांचे को गिरा दिया। उन्होंने बाबर के ढांचे के गिरने पे शोर भी मचाया, दंगे भी किए और उस सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि इसकी कीमत, वो ये जानते थे कि इन खंडरों की कीमत भी हम अरबों खरबों में ले सकते हैं। उन्होंने उस कीमत पर यह नहीं कहा कि हमारे 2 मुसलमान भाइयों को नौकरी दे दीजिए, किसी को एमपी बना दीजिए। इतना छोटा सौदा कभी नहीं करते वो लोग, हम करते हैं इतना छोटा सौदा। 1992 के बाद उस वक्त की सरकार ने कोशिश की कि किसी तरीके से इनकी भावनाएं जो बड़ी जल्दी ठेस पहुंच जाती है उन्हें, एक आदमी जो आजाद भारत में उस समय जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा ज्ञानी, उस समय जो राष्ट्रपति थे, ऐसे लोग, डॉक्टर राधाकृष्ण जैसे लोग, उनको भारत के पहले प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। 1888 में मक्का में पैदा हुआ एक आदमी 1902 में भारत आता है, बंगाल में रहता है, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, विश्वविद्यालय नहीं गया, लेकिन वो भारत का 1947 से 1958 पहला देश का शिक्षा मंत्री रहता है, जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस पे कभी सवाल नहीं खड़ा किया हमने, क्योंकि हम हमेशा अपनों पे उंगली उठाने में इसलिए आसानी करते हैं कि अपने के बारे में हमें पता है कि यह हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा।